और एक बड़ी खबर आपको बता दें, कल सुबह 9:30 बजे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। राहुल गांधी कल सुबह 9:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ईडी की जिस तरह से कार्रवाई चल रही है और हर घर तिरंगा और तमाम जो विवाद चल रहे हैं, बहरहाल आपको बता दें जो ऑफिस सील किया गया उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे से भी पूछताछ खत्म हो गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे से 8 घंटे पूछताछ हुई है। 2 डेवलपमेंट से जल्दी से आपको बता देता हूं। कल सुबह 9:30 बजे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, मल्लिकार्जुन खड़गे से जो है 8 घंटे 8.5 घंटे के आसपास पूछताछ है, वो भी अब खत्म हो गई। और कल सुबह 9:30 बजे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मैं प्रफुल्ल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रफुल्ल जी, आजादी में क्या योगदान था भाई? बार बार ये भी सवाल पूछा जाता है, आजादी में क्या योगदान था आरएसएस का? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जब स्थापना हुई, इतिहास यदि हम देखते हैं तो उसके संस्थापक जो थे वो कांग्रेस के सदस्य थे। 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन जब हुआ था, उसके आयोजन समिति में, वो नागपुर में हुआ था इसलिए वहाँ के आयोजन समिति के भी सदस्य थे। वो मरते दम तक कांग्रेस के सदस्य रहे भी, डॉक्टर हेडगेवार। और जब ऐसा मौका आया कि जहाँ पे एक बार तो उन्होंने अपना सरसंघ चालक पद त्याग करके वो सत्याग्रह में शामिल हुए, संगठन खराब ना हो इसलिए। उनका कोई ये नहीं था कांग्रेस, वो तो चाहते थे कि एक राष्ट्रीय आंदोलन बना रहे, उसके साथ साथ समाज की मानसिकता, बाद में राष्ट्र कैसे खड़ा करना है। लेकिन इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम कहते हैं कि संघ का योगदान, तो कांग्रेस तो सत्ता मिलने के बाद भूल गई थी जम्मू कश्मीर को। अपनी सेना जब पहुंची वहां पे और घुसपैठिए वहां से आ गए थे 1948 में, तो वहां पे स्ट्रिप बनाने के लिए संघ के स्वयंसेवकों को सेना ने आह्वान किया। संघ के स्वयंसेवक बलराज मधोक के साथ नेतृत्व में वहां पे पहुंचे और उन्होंने सेना को स्ट्रिप बनाने में मदद की। कांग्रेस तो भूल गई थी, पौंडीचेरी को भी भूल गई, दीव दमन को भी भूल गई थी, गोवा को भी भूल गई थी। संघ ने यह मुद्दा उठाया, उसको पार भी लगाया। जब जब इस देश में आपदा आई, विपत्ति आई, चाहे वो युद्ध के रूप में हो, चाहे वो बाढ़ के रूप में हो, चाहे वो कोरोना जैसे संकट के समय में हो, संघ के स्वयंसेवक सेवा के रूप में खड़े रहे। आरएसएस को गाली से क्या फायदा, क्या होता है? एक बार ये भी समझा दीजिए। होता यह है कि अब मेरा जो हैशटैग है वो है आरएसएस फोबिया, स्टॉप आरएसएस फोबिया। देखिए, अब ये आरएसएस फोबिया फैलाने से क्या होता है? क्या अपीजमेंट होती है? कोई एक वर्ग विशेष का वोट बैंक अपीज, क्या होता क्या है? क्यों बार बार आरएसएस को गाली, आरएसएस इस देश में बहुत कुछ कहा गया है। देखिए, हमने अभी कल एक पत्र 17 राजनीतिक दलों ने लिखते हुए देखा। संघ ने कभी भी राजनीति नहीं की। संघ ने कभी भी, संघ के सरसंघ चालक ने तो कहा कि और राजनीतिक दल हमको प्रचारक मांगते हैं तो हम उनको भी दे देंगे। उन्होंने मांगे नहीं कभी। दिक्कत क्या है, इस देश में राजनीति करने वालों को और राष्ट्रीय विषयों पर राजनीति, तिरंगा ये कोई भाजपा का विषय नहीं है, ना संघ का विषय है, किसी का होना भी नहीं चाहिए। लेकिन जिनको राष्ट्रीय विषयों पर भी राजनीति करनी है, ऐसे लोगों को इकट्ठा करने वाले 2 विषय है, ऐसे 2 दिन में ध्यान में आया। कल जब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर, मनी लॉन्ड्रिंग वाले इश्यू पर जब इकट्ठा होने की बात आती है, तो करप्शन का इश्यू है तो इकट्ठा होते हैं, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात आती है और अपीजमेंट पॉलिटिक्स की बात आती है तो इकट्ठा होते हैं। अच्छा, ठीक है। बाकी राष्ट्रपति चुनाव में बिखर जाएंगे। ठीक है शहजाद, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन मुझे कुछ फैक्ट्स रखने दो। एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद उन्हीं का जवाब ले लो। एक कमेंट नहीं प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है आपसे, क्योंकि मैं इतिहास का एक मिनट साधना जी, आप ब्रेक से पहले भी बोल रही थी, इसलिए शहजाद का टर्न और शहजाद का टर्न। देखिए ऐसा है, नहीं वो आपके बीच में नहीं बोलेंगे। आई विल मेक श्योर, आई विल मेक श्योर। शहजाद देखिए, मैं क्योंकि आरएसएस का एक बड़ा जो उसका हिस्सा रहा है, योगदान रहा है, पूना से ही है, मैं पुणे से हूँ। मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में स्वतंत्रता के 3 महत्वपूर्ण पड़ाव है: नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, डांडी मार्च, सॉल्ट सत्याग्रह और 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट। 1925 में आरएसएस फॉर्म हुआ था, 1921 में थे नहीं, परंतु आरएसएस जब नहीं भी थी तब भी उसके लोग, डॉक्टर हेगड़ेवार जैसे लोग यवतमाल में और उससे पहले अलग अलग जगहों पर 1921 में उनको सेडिशन से चार्ज किया गया था। फिर आरएसएस 25 में बनती है, 9 महीने की जेल। हाँ, 9 महीने की। उसके बाद 1925 में आरएसएस बनती है। पहला आंदोलन जो आता है वो है डांडी मार्च। कोस्टल एरिया में डांडी मार्च चल रहा था क्योंकि कोस्टल एरिया में सॉल्ट सत्याग्रह चल रहा था। इंटरनल एरिया में, जिसको हम कहते हैं जंगल सत्याग्रह, ये आरएसएस ने चलाया बहुत सारे इलाकों में, यवतमाल में जैसे इलाकों में। फिर आते हैं 1942 और उसमें हजारों लोग अकोला जेल में गए। फिर आते हैं 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट में चिमू रष्टी, ये सत्याग्रह चला ये चला विदर्भ में, ये चला वर्धा में, ये चला चंद्रपुर में, यहाँ पर भी हजारों लोग गए। और इसी में आपको मैंने श्रृंखला में बताई, 1942 में 2 लोग आरएसएस के जब पटना में बिल्डिंग पे गए थे तिरंगे को लहराने के लिए, वहां पर उनको गोली मार दी गई। अब इसका उलट एक और सुनिए,
1942 क्विट इंडिया मूवमेंट को अपोज किसने किया? सीपीआई, जो इनके साथी रहे। 1948 में जब आजादी मिल गई थी तब बीटी रणदीवे फैक्शन के खिलाफ अंडर इन्होंने कहा ये आजादी झूठी है, ये उनके साथी रहे हैं। और 1962 में जहां पर योगदान रहा आरएसएस का, वहां पर उन्होंने खून देने से मना किया था। अच्युतानंदन खून देना चाहते थे, मना किया था, उनके साथी रहे। आरएसएस ने तीनों पड़ावों में मदद की, योगदान दिया, ये तीनों पड़ावों में अलग रहे, उनके साथ गठबंधन करते हैं और आरएसएस को गाली देते हैं। इसका इनाम मिला जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1963 में संघ के योगदान को सराहते हुए गणतंत्र दिवस परेड में न्योता दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और इंदिरा गांधी उनके न्योते पर गई। अब पता नहीं अब की कांग्रेस, इंदिरा की कांग्रेस नहीं, खैर छोड़िए उस पर। लेकिन अब साधना जी, मैं एक सवाल, पीएफआई को कभी देशद्रोही संगठन नहीं कहा आप लोगों ने। आरएसएस देशद्रोही है, पीएफआई देशद्रोही संगठन है साधना जी? भाई अब आप सुनते क्या हैं, वो तो उसके लिए तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। हमने तो हमेशा का बैन कर दिया। किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बिल्कुल, अरे बिल्कुल बैन कर देना चाहिए। जब देशद्रोही संगठन है, इनसे पूछिए ना, ये चला रहे हैं, इनसे पूछे। अब मैं अपना जवाब दे दूं। मैं देशद्रोही संगठन है, निवेदन कर दूं, मुझे अपनी बात रखने का मौका देने के लिए बुलाया। भगवान तक कोई गलत नहीं कहा है, आप समझ रहे हैं? बोलने दीजिए साधना जी को, बोलने दीजिए, उनकी बात है। साधना जी, लगातार साधना जी, एक मिनट साधना जी, हम एक एक करके बोलेंगे। मैं टाइमर चलाऊंगा, आप 2 मिनट लगातार बोलेंगे, कोई आपके बीच में नहीं बोलेगा। पीएफआई देशद्रोही संगठन है, बस इतना कह दीजिए। अरे भाई मैं जजमेंट देने के लिए बैठी हूं, मैं तो बोल रही हूं आरएसएस पर आपने जजमेंट दिया। आतंक होता है, पीएफआई देशद्रोही नहीं होता है, आरएसएस देशद्रोही होता है। हैरानगी है साधना जी, हैरानगी। आप खिचड़ी पकाने के लिए बैठे हैं क्या? क्या कर रहे हैं आप लोग भाई? क्या आपने बोला आरएसएस देशद्रोही, मैंने पूछा पीएफआई देशद्रोही है या नहीं है? जवाब तो देने दो भाई आदरणीय अमन जी, आप लगातार बीच में बोल रहे हैं भाई। मुझे क्या पीएफआई देशद्रोही संगठन है? साथ नहीं रखने दी, मैं एक बार अपनी बात रख सकती हूँ क्या? ऑडियो दे दीजिए, बहुत वायरल जा रहा है। मेरा सवाल है, पीएफआई देशद्रोही संगठन है, हाँ या ना? अरे अगर है नजर में पीएफआई देशद्रोही संगठन, आरएसएस में अगर मगर नहीं है, पीएफआई में है। जनता पार्टी की सरकार है। मैं पीएफआई पे डिबेट करने के लिए आई हूँ, जिस पर बोलने के लिए आई हूँ, मुझे बोलने तो दे। क्या अपनी बात, ये क्लिप वायरल जाने वाली है। आपने कैसे खोल दिया इनका पोल? भगवा आतंक है, आरएसएस आतंकी है, पर अगर है तो मगर मैंने आपके बीच में नहीं बोला। शालीनता रखिए, ये कोई तरीका नहीं है डिबेट करने का। हाँ बोलिए, अपने टाइम में किसी को आप बीच में नहीं सुनना चाहते। कोई नहीं बीच में बोलेगा साधना जी, सवाल की इजाजत है ना पूछने की भाई। मैंने शहजाद से भी पूछे सवाल, आप डांट क्यों रही है मेरे को? भाई मैं पूछ सकता हूँ, आप तो डांट रही है। मैं शहजाद से भी पूछ रहा हूँ सवाल, मैंने शहजाद से भी बोलना चाहती हूँ। आप लगातार बोलने नहीं देते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल आपको बोलने दे रहा हूँ, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। पीएफआई देशद्रोही संगठन है, हाँ या ना? मैं हाँ या ना, सुनिए मैं अपनी पहले बात रख लूं मैं कि नहीं रखूं, बता दीजिए। सवाल का जवाब देते हैं, ये सवाल के रूप में सवाल हो गया, जवाब मिल चुका है, सबको मिल गया। बोलिए आप साधना जी। हाँ ठीक है, अब आप मुझे भी बोलने दीजिए। आपको अपने आप सारे सवाल, पीएफआई को क्लीन चिट मिल गई है, चलिए जी। देखिए मैं क्या सुप्रीम कोर्ट हूँ क्या जो क्लीन चिट मिल गई? क्या बात? अभी आरएसएस पर आप सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, जो आपने कह दिया था देशद्रोही संगठन। जबान नहीं लगा सकते मेरे मुंह में। आरएसएस पर आप सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, जो आपने कह दिया देशद्रोही संगठन। आदरणीय अमन जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, मैं आपका पूरा सम्मान करती हूँ और पूरे सम्मान के साथ इजाजत चाहती हूँ बात रख लूं। पीएफआई का सम्मान मत करिए, मेरा सम्मान करे ना करे, मेरे को बस वो पीएफआई का सम्मान नहीं होना चाहिए। है देशद्रोही संगठन तो भारतीय जनता पार्टी, अगर आपको डाउट है, मैं मांग करती हूँ। बिल्कुल, साधना जी आपको डाउट है? अरे मैं मांग कर रही हूँ भाई, पीएफआई को बैन करो। आप पहले बोलिए वो देशद्रोही संगठन है, आप पहले बोलिए वो देशद्रोही संगठन है। आप मेरे मुंह में शब्द डालेंगे, आप मुझे बताइए। नहीं, मैं क्यों डालूंगा भाई, मैं तो पूछ रहा हूँ। तो फिर मुझे वो पीएफआई देशभक्त संगठन है। मैं अपनी चलिए ठीक है, पीएफआई देशभक्त संगठन है, बात रख लूं। अरे भाई क्यों देशभक्त संगठन है? जबरदस्ती में देशभक्त नहीं है, देशद्रोही नहीं है, क्या कर रहे हैं आप? मैं अपनी बात रख लूं? चलिए मैं रख लूं अपनी बात? बोलिए बस बोलिए। मैं पहली बात ये कहना चाहती हूँ, मैं आदरणीय शहजाद पूनावाला जी से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। पहली बात तो मैं बिल्कुल ये कहना चाहती हूँ कि बार बार ये पूछ रहे हैं, चलिए आपको 4 नाम मिले आरएसएस के, आप लेकर आए हैं, अच्छी बात है। मैं बार बार ये पूछ रही हूँ, आप कह रहे हैं कि किसने, ये कह रहे थे आरएसएस थी भी नहीं, तब भी इनके लोगों ने, जब आरएसएस थी नहीं तो उनके लोग कहाँ से आ गए? आपको याद होना चाहिए। आप बीच में बोल रहे हैं, बोलने दीजिए प्लीज। हाँ बोलिए। नेताजी आप निकालते हैं, आप मन की बात करते हैं, मैं जन की करती हूँ, करने दीजिए। बहुत कम मिलता है समय और देश यहाँ के जन की करना है, इटली के जन की नहीं करना है। जन की बात करने दीजिए। साधना जी
सीधी बात है कि देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेसी थे, टंडन जी नरेंद्र देव घोष कांग्रेसी थे, लाल बहादुर की भी अंतिम सांस कांग्रेस थी, लोहिया जी की भी कभी प्यास कांग्रेस थी, जेपी की जवानी की तान कांग्रेस थी, देश को आजाद कराने की कहानी कांग्रेस थी, गरीबों को हक दिलाने की दीवानी कांग्रेस थी, आरएसएस पर बैन लगाने वाली भी कांग्रेस थी और सरदार पटेल ने आरएसएस पर बैन लगाया था, आपको ये याद होना चाहिए। और जिन्होंने देश में देशभक्तों के खिलाफ झूठी गवाही दी हो, जिन्होंने नाक रगड़ रगड़ के अंग्रेजों से माफी मांगी हो, जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन की खिलाफत की हो डंके की चोट पर, वो हमें आज देशभक्ति का जरा ये सर्टिफिकेट देने के लिए ना बैठे। और मैं आपसे सीधे पूछ रही हूँ ना, आप बताइए मोहन भागवत जी तिरंगा यात्रा में तिरंगा लेकर हमें क्यों नहीं दिखाई दिए, उनकी डीपी क्यों नहीं चेंज हुई? प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो देशभक्त बता दी है गॉडसे को, उनकी डीपी क्यों नहीं चेंज हुई? गॉडसे देशभक्त है क्या, हाँ या ना, ये भी बता दीजिए। और बार बार जब पीएफआई जैसे संगठनों पर सवाल उठाया जाता है तो आदरणीय अमन चोपड़ा जी, सरकार में भारतीय जनता पार्टी है, उनकी ये पूरी जिम्मेदारी है कि जब कोई संगठन किसी असामाजिक तत्व से मिला हुआ या किसी भी घटना में लिप्त पाया जाए तो उसे तत्काल बैन किया जाए। हमने आरएसएस को बैन करने का काम किया था क्योंकि उस समय सरदार पटेल जी ने कहा था कि इन्होंने महिलाओं क्यों दिया फिर? जो इनका उठा क्यों दिया बैन? 11 जुलाई 1949। अरे बैन उठा क्यों दिया? 11 जुलाई 1949 को बैन उठा क्यों दिया? कि आरएसएस घर था क्या जो अब तक तिरंगा नहीं फहराया? आरएसएस मुख्यालय है, किनका मुख्यालय है? तिरंगा विरोधियों का, महिला विरोधियों का, भ्रष्टाचारियों का मुख्यालय है। भाजपा की प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पे अलाउड नहीं था। अब इस सारे मामले में आप सुप्रीम कोर्ट बन गई, देखिए साधना जी, का काम करती है, इन सारी चीजों में आप सुप्रीम कोर्ट बन गई, आपने सारे फैसले सुना दिए, भ्रष्टाचार अड्डा, महिला विरोधी अड्डा। अब अभी आप सुप्रीम कोर्ट बन गए। अभी आपने कहा मैं सुप्रीम कोर्ट थोड़ी ना हूं जो पीएफआई पर फैसला सुना दूंगी। इतिहास है भाई, इतिहास है। अच्छा जी, तो पीएफआई का इतिहास बहुत ही सुंदर इतिहास है। कैसे बता दूं मैं? पीएफआई का स्वर्णिम इतिहास रहा है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो फिर आप बोल दीजिए देशद्रोही संगठन है, कोई वोट बैंक थोड़ी ना खतरे में आ जाएगा। इतने भी सेकुलर नहीं हो गए हम लोग कि पीएफआई को हम देशद्रोही नहीं बोल सकते। पीएफआई से लेना देना है ना, मुझे आरएसएस से लेना देना है, मुझे बेरोजगारी महंगाई की समस्याओं से लेना देना है। उन्हें ये कम कराएं और ये तुरंगी भाजपा तिरंगे का सम्मान करना ठीक है पहले। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। अब प्रफुल्ल जी आप बोलिए एक एक करके। प्रफुल्ल जी, उन्होंने सवाल पूछा मोहन भागवत, वो तस्वीर, वो आप तिरंगा फहराना 52 साल बाद शुरू करा। देखिए सबसे पहले तो मैं इनके ज्ञान का थोड़ा सा वर्णन कर दूं। बार बार ये गोडसे के बारे में सवाल करते हैं, इसका उत्तर तो उसी समय, उसी शाम को संघ के उस समय के जो सरसंघ चालक थे उन्होंने दे दिया था। उन्होंने नेहरू जी को और पटेल जी को, वो मद्रास में थे उस समय जब हत्या की समाचार मिला, उन्होंने तुरंत टेलीग्राम भेजा और टेलीग्राम से उन्होंने कहा कि ये स्वागत नहीं किया था महात्मा गांधी की हत्या का, बता दीजिए। आप सुनेंगी? अरे आपके ज्ञान की बात कर रहा हूँ। पता है राहुल गांधी की पार्टी में रहने के बाद ज्ञान आवर्धन करना मना होता है, लेकिन बात ज्ञान की कर रहा हूँ। अरे 52 साल की बात कर रहे हैं, जब पता है 2004 तक कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या प्राइवेट पर्सन ये झंडा वंदन नहीं कर सकता था, ध्वजारोहण, क्योंकि फ्लैग कोड था। फिर भी बार बार वही बात कर रही है आप। जहां तक मोहन भागवत जी के तिरंगा रैली में शामिल होने की बात है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए थी। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है क्या? अरे राहुल गांधी की तरह क्यों बात कर रही है आप? ये उसका लेटर है मैडम। अरे दीदी लेटर है उसका, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके सदस्य है, वो नहीं गए, उनके बारे में आप सवाल नहीं कर रहे, उसके बारे में जवाब भी नहीं दे रही हो आप। मैं तथ्यों पर पूछ रहा हूँ, तथ्यों पर बात कर रहा हूँ। आपने सवाल किया, मैंने उत्तर दिया। साधना भारती आप चाहते हैं ये सारे देश का उत्सव है, सारे देश के लिए आह्वान है, इसका विरोध क्यों? महिला का सम्मान, इसका विरोध क्यों? बता दीजिए, उसमें ज्ञानवर्धन करो ना भाई साहब मेरा, उसमें ज्ञानवर्धन कीजिए कि जिस तरह से भाजपा के राज में। साधना भारती क्या आप चाहती हैं वो आपके बीच में बोले? प्रफुल्ल केतकर आपके बीच में नहीं बोले? नहीं, किसी ने नहीं बोला, मैंने सबको ऑडियो बंद रखा, ऐसे नहीं। आपको मैंने लगातार मौका दिया, आपने सवाल पूछा, प्रफुल्ल केतकर जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए, थोड़ा ज्ञान बढ़ता है मैम, सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर झूठ बोलते हैं आप। नहीं, गलत बात है। जी एक एक करके प्रफुल्ल केतकर अब आप बोलिए, सबको ऑडियो बंद, एक एक बोलेंगे एक करके, और साधना जी के बीच में भी कोई नहीं बोलेगा, आई विल मेक श्योर। प्रफुल्ल केतकर, मैं जो कह रहा था, उन्होंने प्रश्न बार बार ये उठाते हैं, तो क्योंकि उस समय जो MS गोलवलकर गुरुजी उस समय सरसंघ चालक थे, उन्होंने तुरंत टेलीग्राम किया, उन्होंने कहा कि ये अमानवीय घटना है और जो भी इसके लिए जिम्मेदार है, उस समय क्योंकि नाम नहीं आया था कौन है, लेकिन जो भी जिम्मेदार है उसके सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, ये उन्होंने उस समय ही कहा था। तो इसलिए मुझे लगता है उस पर किसी को भी ये सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। दूसरी बात,
इन्होंने प्रश्न किया कि DP मोहन नहीं भागवत जो है वो क्यों नहीं आए तिरंगा रैली में। तो जहां तक तिरंगा रैली की बात है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के लिए थी, संस्कृति मंत्रालय की तरफ से, संस्कृति मंत्रालय की तरफ से, और उपराष्ट्रपति जी ने उसको ये किया था। मोहन भागवत तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, कांग्रेस के सदस्य जरूर है, उन्होंने उसका बहिष्कार किया। उन्होंने बहिष्कार किया, उसका उत्तर देने के बजाय ये पूछ रहे मोहन भागवत ने क्यों नहीं किया। जहां तक प्रश्न जो है, मेरे ख्याल से मोहन भागवत जी आते तो शायद कांग्रेस आती, मोहन भागवत की वजह से नहीं आई कांग्रेस, शायद ये वो कहना चाहते वो उनका जो भी हो। आप तो अपने आप मनगढ़ंत कहानियां बनाते रहो अरे मंजी, और आपने अपने पूछा ना मन में अभी, जो आपने है प्रश्न किया ना, आपने जो प्रश्न आपके किया मन में आया, आप अपने ये आप मेंबर ऑफ आपका पार्लियामेंट की आपका रैली जो थी या है, नहीं थी तिरंगा आपका रैली। जो है देश नहीं जहां झुकने तक में कुछ भी आप अपनी मर्जी से बोल सकते हैं भाई, हम उसमें क्या कह सकते हैं। आप तो कुछ भी साधना जी जजमेंट आपने पास पूछा था कर मोहन भागवत क्यों नहीं आए, अमन चोपड़ा ने थोड़ी ना बोला, आपने बोला